एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में बाबू कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है कि जो मंगलम पाठ है, ये मंगलम पाठ को किसने लिखा है, यानी मंगलम जो पाठ है इसको किसने लिखा है? तो मंगलम पाठ को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। और जो मंगलम पाठ है ये किससे संकलित है? तो मंगलम पाठ बाबू किससे संकलित है? तो ये उपनिषद से संकलित है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, महान से भी महान कौन है? अब यहां पे आपको बताना है कि महान से भी महान कौन है। सभी क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान कौन है? आत्मा है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में भी पूछता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है। इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि किसे हम वश में नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 3 नंबर की, दानवीर कौन था? अब यहां पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था बाबू। तो दानवीर कौन थे बाबू? कर्ण थे। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो कर्ण थे ये कहां के राजा थे? तो बाबू कर्ण कहां के राजा थे? तो ये अंग देश के राजा थे। इसे आपको याद रखना है। और कर्ण के पास क्या था? तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। इसे आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए हम यहां पे आपको बता रहे हैं। कर्ण के पास जन्म से ही क्या था? तो कवच और कुंडल था। और कर्ण के पिताजी कौन थे? तो भगवान सूर्य थे। इसे आपको याद रखना है। और माता के नाम क्या था? तो बाबू कुंती था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पटना का पुराना नाम क्या है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो पटना शहर है इसका पुराना नाम क्या है। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पटना का पुराना नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर इसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो 40 से 50 क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो बाबू देखिए, पटना का पुराना नाम बहुत सारा है। एक है पाटलीग्राम, एक है बाबू पुष्पपुर, एक है कुसुमपुर और एक है पाटलिपुत्र। तो इसे आपको याद रखना है। इतना सब यहाँ पे पटना का पुराना नाम है। तो यहाँ पे देखिए पुष्पपुर दिया गया है, तो यहाँ पे पुष्पपुर पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलीग्राम भी है, पाटलिपुत्र भी है और यहां पे कुसुमपुर भी है। इसे आपको याद रखना है। और पुष्पपुर है, तो यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवच और कुंडल किसके पास था? अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवच और कुंडल था ये किसके पास था, ये आपको बताना है। तो कवच और कुंडल बाबू किसके पास था? तो कर्ण के पास था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कर्ण के पास कवच और कुंडल कब से था? तो कर्ण के पास कवच और कुंडल बाबू कब से था? तो जन्म से ही था। इसे आपको याद रखना है। और कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी बाबू? तो जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तो दुनिया की कोई भी शक्ति कर्ण को यहां पे नहीं मार पाता। तो इसलिए जो कर्ण की जो शक्ति थी वो कवच और कुंडल में थी। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? अब यहां पे आपको बताना है कि जो पटना में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था ये कब मनाया जाता था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था बाबू। तो ये गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि जो कैमुदी महोत्सव मनता था ये किस ऋतु में मनता था, ये आपको बताना है। तो कैमुदी महोत्सव बाबू किस ऋतु में मनता था? तो ये आपको याद रखना है, शरद ऋतु में मनता था। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 7 नंबर की, समय परिवर्तन के साथ साथ कौन नष्ट हो जाता है? अब यहां पे आपको बताना है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 21 फरवरी के लिए, क्योंकि 21 फरवरी को आपको संस्कृत का पेपर होने वाला है 2023 में। और अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सीधा आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि समय परिवर्तन के साथ कौन बाबू नष्ट हो जाता है? तो जो बाबू शिक्षा होता है ये क्या होता है? समय परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पटन देवी कहां अवस्थित है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो पटन देवी हैं ये कहां अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पटन देवी कहां अवस्थित है। तो जो बाबू पटन देवी है ये पटना में अवस्थित है, यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पटना के देवी कौन है? तो पटना की देवी कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पटना की देवी कौन है बाबू, तो पटन देवी है, इन्हें आपको याद रखना है। कौन है? पटन देवी है, इन्हें आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महावीर मंदिर कहां पे है? तो महावीर अगर पूछ दे कि महावीर मंदिर कहां पे है, तो महावीर मंदिर भी बाबू पटना में ही, से आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गोल घर कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि जो गोल घर है ये भी पटना में है। और गोल घर कब बना था ये भी पूछा जाता है। तो गोल घर कब बना था? तो 1786 ईस्वी में बना था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज लेट हो गया है। तो आज आप लोग क्या कर दीजिए, हमारा मदद कर दीजिए। करमवीर भाई बहुत ही बढ़िया, सानिया बिट्टू बहुत ही बढ़िया, आप लोग एकदम मस्ती से पढ़िए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए सचिन भाई बहुत ही बढ़िया, सौरभ, नागो भाई, प्रियाकांत बहुत ही बढ़िया। चलिए अमित प्रजापति, अभिषेक भाई, सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। कुंदन, डॉली मिश्रा, गोलू, दिनेश भाई बहुत ही बढ़िया, सोने लाल बहुत ही बढ़िया, आरडीएक्स भाई बहुत ही बढ़िया। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 9 नंबर। 9 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि कैमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पटना में कैमुदी महोत्सव मनाई जाती थी वो कब मनाई जाती थी, इसे आपको याद रखना है। यानी कैमुदी महोत्सव किस यहां पे किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी, तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव किस वंश ने शुरू किया था बाबू, तो ये आपको याद रखना है, गुप्त वंश ने शुरू किया था। और कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। अब यहां पे आपको बताना है कि मिथिला कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो कौन है बाबू, विद्यापति है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। ये जो मैथिली भाषा है ना बाबू, मैथिली भाषा के ये विद्वान कवि है, इसे आपको याद रखना है। और मैथिली भाषा किस राज्य की है, तो ये अपने बिहार की मैथिली भाषा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि पटन देवी कहां अवस्थित है। तो जो पटन देवी है ये बाबू कहां पे अवस्थित है, तो ये पटना में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि यहां पे आपको बताना है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो जो गोविंद सिंह थे बाबू ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म कहां पे हुआ था। तो इनका जन्म कहां पे हुआ था बाबू, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो सिखों के बाबू प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, इन्हें आपको याद रखना है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यहां पे मिथिला के मंत्री कौन था। अब यहां पे आपको बताना है कि मिथिला का मंत्री कौन था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला के मंत्री बाबू कौन थे, बीरेश्वर थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे इनका स्वभाव कैसा था। तो जो मिथिला के मंत्री थे ये बहुत ही दानी किस्म के आदमी थे। ये अनाथों और गरीबों को प्रतिदिन भोजन देते थे और वस्त्र के रूप में कपड़ा भी देते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मनुष्य है इसको कौन नष्ट कर देता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि मनुष्य को बाबू कौन नष्ट कर देता है। तो जो आलस होता है बाबू ये मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी शत्रु कौन सी है। तो शरीर का बाबू सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बाबू आपका 21 फरवरी 2022 के लिए यहाँ पे 2023 के परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं इस सभी क्वेश्चन को, तो इसमें से 40 से 50 क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है बाबू। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है, तो यह है पंडित क्षमाराव। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांग कितने होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो वेदांग है ये कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो वेदांग बाबू कितने होते हैं, तो वेदांग यहाँ पे 6 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि वेद के कितने प्रकार होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल अगर वेद होगा तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की यज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा, यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो यज्ञवल्क्य हैं ये किसकी शिक्षा देते हैं, ये आपको बताना है। तो यज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था। तो यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो सांख्य दर्शन के बाबू संस्थापक कौन है, कपिल है। इन्हें आपको याद रखना है। कौन है, तो कपिल है, इन्हें आपको याद रखना है। ए वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। और योग दर्शन के बाबू संस्थापक कौन है, तो योग दर्शन के संस्थापक आपका पतंजलि है, इन्हें आपको याद रखना है। और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो गौतम है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर की किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र, यानी सभी जगहों पर किसकी महिमा गाई जाती है। तो अपने भारत की जो महिमा है ये सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गर्गी किनके सभा में विदुषी थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो गर्गी थी ये किसकी सभा में विदुषी थी, यानी विद्वान थी, ये आपको बताना है। तो जो गर्गी थी बाबू ये किसकी सभा में विदुषी थी, विद्वान थी। तो ये जनक की सभा में विद्वान थी, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन गीत गाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है कि कौन गीत गाते हैं। तो बाबू कौन गीत गाते हैं, तो जो देवता लोग हैं ये गीत गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवता लोग हैं ये किस देश की गीत गाते हैं, ये आपको बताना है। तो देवता लोग किस देश की गीत गाते हैं, तो अपने भारत देश की गीत कौन गाते हैं, तो देवता लोग गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, यानी भारत की शोभा को देखकर कौन खुश होते हैं बाबू, तो देवता लोग खुश होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशांति के विनाश के कारण है। अब यहां पे आपको बताना है कि अशांति किसके विनाश का कारण है, ये आपको बताना है। तो अशांति से बाबू किसका विनाश होता है, यानी किसका नाश होता है, तो अशांति से मानवता का नाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 23 नंबर की मूल शंकर किनका नाम था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मूल शंकर था इनमें से किनका नाम था बचपन का, ये आपको बताना है। तो मूल शंकर किनका नाम था बाबू, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल शंकर का जन्म कहां पे हुआ था, तो कहां पे हुआ था बाबू, टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और टंकारा ग्राम कहां पे है बाबू, तो गुजरात राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि परपीड़न से क्या होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो परपीड़न होता है इससे क्या होता है, तो परपीड़न का अर्थ होता है बाबू दूसरों को कष्ट देना। तो दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है बाबू, पाप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 25 नंबर की एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। अब यहां पे बताना है कि जो एक देश है ये दूसरा देश को क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष देखकर, यानी वो देश अगर आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसके उत्कर्ष को देखकर एक देश दूसरे देश को देखकर जलते हैं। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण को अपनाया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया। तो जो दलित लोग थे ये क्या किए कि हिंदू समाज छोड़कर और ये धर्मांतरण को अपनाए थे। यहां पे बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 27 नंबर की स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है। और जितने हमारे प्यारे बच्चे यहां पे क्लास कर रहे हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को एक बार लाइक आप लोग कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया रोहित शर्मा। और एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार आप लोग बता दीजिए। रोहित, रानी बहुत ही बढ़िया, आर्मी, रीशु भाई, अंकुश भाई बहुत ही बढ़िया, पवन, गणेश, डायमंड, यश भाई बहुत ही बढ़िया, लक्ष्मी, सचिन, अनुष्का राय बहुत ही बढ़िया, सुनील बहुत ही बढ़िया, सचिन, सुजीत बहुत ही बढ़िया। और इसमें से क्या करना है कि एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। इसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो उसे आपको नोटबुक पे लिख के जरूर याद करना है। अब यहां पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहां पे देखिए महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था कि एक चूहा था वो क्या किया था कि भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर चढ़ के खा रहा था। तो उस समय ये जो यहां पे स्वामी दयानंद है वो देखते हैं कि यहां पे जो चूहा है ये भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर चढ़ के खा रहा है, यानी भगवान की जो मूर्ति है उसमें भगवान नहीं है। और यहीं से क्या हो जाता है, इनके मन में उत्पन्न हो जाता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। तो यहां से देखिए बाबू एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा के कौन विरोधी थे। तो ये आपको याद रखना है कि मूर्ति पूजा के कौन विरोधी थे। तो स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम आपको बताए हैं पूरा समझा के। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है। अब यहां पे आपको बताना है कि आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है, यहां पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहां गए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद थे ये घर छोड़कर कहां गए, ये आपको बताना है। तो घर छोड़कर कहां गए थे बाबू, मथुरा गए थे। और मथुरा में कहां गए थे, किस गुरु के पास गए थे। तो स्वामी बिरजानंद के पास गए थे, इसे आपको याद रखना है। किसके पास गए थे, स्वामी बिरजानंद के पास गए थे। तो अब यहां पे पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था। तो बिरजानंद था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। यहां पे आपको बताना है कि जो संस्कार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार बाबू कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगर यहां पे टोटल पूछ दिया जाए कि कुल संस्कार कितने होते हैं, तो कुल संस्कार बाबू कितने होते हैं, 16 होते हैं। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 31 नंबर की करमवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो करमवीर कथा है बाबू ये समाज की किस वर्ग की कथा है, ये आपको बताना है। तो किस वर्ग की कथा है, तो ये एक दलित वर्ग की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे पूछा जाता है कि करमवीर कौन थे, तो ये आपको याद रखना है बाबू। करमवीर कौन थे, तो राम परवेश राम थे। और जो राम परवेश राम थे बाबू ये एक दलित लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को बाबू आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अब यहां पे आपसे पूछेगा कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बाबू शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो इसे भाई आपको याद रखना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म पूर्व बाबू यहां पे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और शैशव संस्कार कितने होते हैं, यानी बचपन का संस्कार कितना होता है, तो 6 शैशव संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों ही आपको याद रखना है, तीनों ही के तीनों बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की करमवीर कहां का रहने वाला था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो करमवीर थे ये कहां के रहने वाले थे। तो करमवीर बाबू कहां के रहने वाले थे, तो ये भीखनटोला गांव के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और भीखनटोला गांव बाबू किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आता है कि भीखनटोला गांव किस राज्य में है, तो अपने बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो करमवीर थे, करमवीर कौन थे, तो राम परवेश राम थे। तो जो राम परवेश राम थे ये स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, यानी पहला स्थान प्राप्त किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मरने के बाद बाबू कौन सा संस्कार होता है, तो अंथेटिस संस्कार होता है। क्या होता है,
आपको याद रखना है मरने के बाद क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है यानी दाह संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 35 नंबर की भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए। अब यहां पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव को देखने के लिए कौन आए बाबू, तो भीखन टोला गांव को देखने के लिए शिक्षक आए, और शिक्षक बाबू कैसे थे, तो ये नवीन दृष्टि संपन्न थे, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षक कैसे थे, तो ये नवीन दृष्टि संपन्न थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांव से कितनी मीटर की दूरी पर स्कूल था, तो गांव से बाबू कितनी दूर पर स्कूल था बाबू, तो 1 कोस की दूरी पे सरकारी स्कूल था, इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी है, भगवान लक्ष्मी है, ये किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती हैं, इसे आपको याद रखना है। तो किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती हैं बाबू, तो जो ज्ञानवान होते हैं, यानी जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होती हैं, उनके यहां पे देखिए उद्योगी पुरुष, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, उद्योगी पुरुष के पास, यानी जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो उद्योगी पुरुष होते हैं, उनके पास क्या होती हैं कि जो लक्ष्मी होती हैं वो आती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन यहां पे 37 नंबर की प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, और जितना हम आपको वायरल क्वेश्चन पढ़ा रहे बाबू, 100 वायरल क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और ये सभी 21 फरवरी आपका 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 फरवरी को आपको संस्कृत का पेपर होने वाला है। और इस क्वेश्चन से, इस 100 क्वेश्चन से अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे 40 से 50 क्वेश्चन एकदम 100% गारंटी है कि आपका लड़ेगा। तो इसे आपको क्या करना है, बढ़िया से याद कर लेना है, जो भी आपको याद नहीं है तो। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है बाबू, तो संस्कारों से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है बाबू, तो संस्कार कराता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, कि प्राचीन काल में बाबू शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रह्मचारी थे ये कहां पे पढ़ाई करते थे। तो ब्रह्मचारी बाबू कहां पे पढ़ाई करते थे, तो ये गुरु के घर पे पढ़ाई करते थे, इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां पे तपस्या क्या है। विद्यार्थियों के लिए बाबू तपस्या क्या है, तो विद्यार्थियों के लिए बाबू अध्ययन तपस्या है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, और इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गुरु लोग होते थे ये शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे, ये आपको बताना है। तो क्या देकर घर भेजते थे बाबू, तो अच्छा उपदेश देकर। पढ़ाई लिखाई जब खत्म हो जाता था तो जो गुरु होते थे ये शिष्यों को अच्छा उपदेश देकर, यानी अच्छा बातें बताकर उन लोगों को अपने घर भेज देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यहां पे जब शिक्षा समाप्त हो जाता था, यानी जो पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता था, तो जो गुरु लोग थे वो शिष्यों को कहां भेजते थे, तो जो गुरु लोग थे वो शिष्यों को अपने अपने घर भेज देते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो विवाह संस्कार होता है इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, इसे आपको याद रखना है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या आता है, वगदान आता है, सिंदूर दान भी किसमें आता है, विवाह संस्कार के अंतर आता है, और कन्यादान भी यहां पे विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गोदान होता है ये केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, तो यहां पे ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवाह संस्कार कैसा संस्कार है। तो बाबू विवाह संस्कार कैसा संस्कार है, तो ये एक पवित्र संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे एक बार आंसर बता दीजिए कि जो मनुष्य होता है ये गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। तो जो बाबू मनुष्य होता है ये विवाह संस्कार जैसे ही पूर्ण करता है, यानी शादी ब्याह जैसे ही यहां पे कंप्लीट करता है, वो क्या होता है कि वो गृहस्थ जीवन में चला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है इसके रचनाकार कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है बाबू, वाल्मीकि है, इन्हें आपको याद रखना है। कौन है, वाल्मीकि
वाल्मीकि है, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामायण के रचनाकार कौन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रामायण किसने लिखा है, तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाभारत किसने लिखा है, तो महाभारत बाबू किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का बाबू युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था, तो इसे भी साथ में यहां पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे थे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंत्री विदुर थे ये किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो ये किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे बाबू, तो ये अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की उत्तरों को यहां पे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और धृतराष्ट्र बाबू कौन थे, तो जो कौरव थे, यानी जो कौरव थे, कौरव की संख्या कितनी थी, 100 थी, यानी कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र थे, इसे आपको याद रखना है, और जो चाचा जी थे वो विदुर थे, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए कौरव और पांडव आया, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कर्ण थे ये किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो जो कर्ण थे बाबू ये किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक बार आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। काफी हम आपको तसल्ली से बता रहे, काफी आपको इत्मीनान से बता रहे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और आप लोग क्या करें संस्कृत में एकदम 100 में से 100 नंबर लेके आए। और ये सभी क्वेश्चन बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और 21 तारीख से यहां पे स्टार्ट हो रहा है परीक्षा, अगर इसे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का यकीन मानिए हमारा 40 से 50 नंबर यहां पे क्लियर हो जाएगा। और आज हम आपको फिजिक्स का, यहां पे देखिए फिजिक्स का हम आपको क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहां पे नोट्स देंगे, और बताएंगे आपको कहां से डाउनलोड करना है, और नोट्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां से। अगर फिजिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग फ्री में देंगे, ये तो बात है हम आपको फ्री में देंगे, एक भी रुपया नहीं लेंगे। अगर याद कर लेते हैं तो फिजिक्स से आपका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 43 नंबर की, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए बाबू कि नरक के द्वार कितने होते हैं। तो नरक के बाबू द्वार कितने होते हैं, तो नरक के 3 द्वार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देवलोक होता है, देवलोक किसे बोला जाता है, जहां पे देवता लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, देवलोक बोलते हैं। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि देवलोक किससे प्राप्त होता है, तो बाबू देवलोक किससे प्राप्त होता है, तो सत्य बोलने से क्या होता है, सत्य से हमें क्या होता है, देवलोक प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। अब यहां पे देखिए जो क्षमा होता है, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप लोग क्षमा कर दिए, माफ कर दिए, तो क्या करता है बाबू कि वो क्या करता है कि जो क्रोध है वो क्रोध को क्या करता है, खत्म करता है। जो क्षमा होता है ये क्या करता है, किसको खत्म करता है, तो ये क्रोध को खत्म करता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंदाकिनी नदी है ये किस पर्वत के निकट से बहती है, इसे आपको याद रखना है। तो मंदाकिनी नदी बाबू किस पर्वत के निकट से बहती है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी में कौन नृत्य करते हुए नजर आता है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी नदी में कौन नृत्य करते हुए यानी नाचते हुए कौन प्रतीत होता है बाबू, तो जो पर्वत है वो क्या होता है, नृत्य करते हुए नाचते हुए प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आपका 21 फरवरी 2023 के लिए, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यहां पे मन लगा के यहां पे पढ़ाई करना है। और जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे बाबू एक बार आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसे अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो 40 से 50 नंबर आपका बाबू क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा एक बार आप लोग विश्वास करके। यहां पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। अब यहां पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, तो विद्या एक ऐसा धर्म है बाबू जिससे संतुष्टि मिलती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर की शोभा कौन सी होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की लक्ष्मी कौन होती है बाबू, स्त्रियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और घर की शोभा भी कौन होती है, तो घर की शोभा भी कौन होती है बाबू, स्त्रियां होती है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं ये पूजने योग्य हैं, यानी ये पूजा के योग्य हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, यहां पे सीता रामचंद्र के कौन थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सीता जी थी ये भगवान रामचंद्र की कौन
थी आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो सीता जी थी ये रामचंद्र की कौन थी आपको बताना है। तो कौन थी बाबू, पत्नी थी। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि कौन नदी में स्नान करते हैं। तो बाबू कौन नदी में स्नान करते हैं, तो ऋषि मुनि जो है ये नदी में स्नान करते हैं। और किस नदी में स्नान करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में बाबू कौन स्नान करते हैं, तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी में कौन तैरते हुए नजर आते हैं। तो जो हंस हैं और जो पुष्प हैं बाबू ये तैरते हुए नजर आते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर की आलसशाला में आग कब लगाई गई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 100% याद रखना है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। ये तो बच्चे जानते हैं कि आलसशाला में आग लगा दी गई। तो आलसशाला में आग कब लगाई गई बाबू, तो जब सब लोग उसमें सो रहे थे तब भी क्या किया गया कि आलसशाला में आग लगा दिया गया। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में बाबू आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई थी। क्योंकि जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी लोग थे ये भी आलसी बनकर आलसशाला में रहने लगे थे, जिससे आलसशाला का जो खर्च था वो बहुत ही अधिक बढ़ गया था। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलसशाला में आग कौन लगाया। तो आलसशाला में कौन आग लगाया, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया। और किसने लगवाया, किसने, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आलसशाला में आग किसने लगवाया, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर ने लगवाया। इसे आपको याद रखना है, उन्होंने ही आज्ञा दिया था आग लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहां का रहने वाला था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मेगास्थनीज था ये बाबू कहां का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज बाबू ये कहां का रहने वाला था, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए। तो जो मेगास्थनीज था ये यूनान का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में ये भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक बाबू कौन लिखा था, इंडिका जो पुस्तक था इसको किसने लिखा था। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी सेतु है बाबू ये किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है बाबू, गंगा नदी पर है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी सेतु पुल कौन सा है। तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, इसे आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी सेतु पुल कहां पे है बाबू, तो ये पटना में है, इसे आपको याद रखना है। कहां पे है, पटना में है। और ये किस नदी पर है बाबू, तो ये गंगा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की भारत भूमि कैसी है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत की भूमि है ये कैसी है। तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है और क्या है, वत्सला है, इसे आपको याद रखना है। इनमें से सभी है, तीनों है। तो यहां पे डी वाला आंसर क्या करेंगे, यहां पे बिल्कुल सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है ये किस ग्रंथ से उद्धित है, यानी ये किस ग्रंथ से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो आलस कथा जो पाठ है बाबू ये किससे लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी आपको बताना है। तो जो सच में आलसी थे कितने थे बाबू, वो तो 4 लोग थे। सच में जो सच में आलसी थे वो 4 लोग थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है कि जो बाबू ये सुलभा है इसका वर्णन किस ग्रंथ में है। तो सुलभा का वर्णन बाबू किस ग्रंथ में है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो इसका जो वर्णन है बाबू ये महाभारत में है, इसे आपको याद रखना है। महाभारत में पूछता है कि महाभारत में किस लेखिका का बाबू वर्णन है, तो सुलभा का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। और गर्गी किसके, यहां पे देखिए गर्गी और वाचकौनी किसके दरबार में रहती थी बाबू, तो ये जनक के दरबार में रहती थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो भारत महिमा पाठ है बाबू इसमें कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में बाबू कितने पद हैं, तो 5 पद हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 57 नंबर की शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है।
अब यहां पे देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो शिक्षा संस्कार कितने होते हैं बाबू, 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो शिक्षा संस्कार होता है इसमें सबसे पहला संस्कार कौन होता है, ये आपको बताना है। तो ये कौन होता है, अक्षर आरंभ, यानी पढ़ाई कहां से शुरू होता है बाबू, अक्षर आरंभ से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाता है कि जो शिष्य होते हैं ये वेद आरंभ कहां करते थे। तो जो बाबू शिष्य थे ये वेद को आरंभ कहां से शुरू करते थे, वेद आरंभ कहां से करते थे, तो गुरु के घर से करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे कि मृग समूह के पीने से मंदाकिनी नदी का जल कैसा हो गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मृग समूह है इसको पीने से मंदाकिनी का जो जल है बाबू ये कैसा हो गया है, तो लकुसित हो गया है, यानी गंदा हो गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितनी दोषों को त्याग देनी चाहिए। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है यानी तरक्की चाहता है तो अपने कितने दोषों को त्यागना होगा, यानी कितने दोषों को छोड़ना होगा, यह आपको बताना है। तो कितने दोषों को बाबू छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तो यहां पे देखिए 6 दोषों को यहां पे त्यागना होगा। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मैत्रेयी कौन थी। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबू जो मैत्रेयी थी ये कौन थी, तो मैत्रेयी कौन थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कौन थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यहां पे देखिए यज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, इसको किसका शिक्षा दिया गया था, तो आत्म तत्वों की शिक्षा। आत्म तत्वों की शिक्षा किसको प्राप्त था बाबू, तो मैत्रेयी को प्राप्त था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है कि पटना शब्द की यहां पे उत्पत्ति किससे हुई, यानी जो पटना शब्द है ये किससे बना, ये आपको बताना है। तो जो बाबू पटना शब्द है ये किससे बना था बाबू, तो ये पतन शब्द से बना था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के किनारे यानी पाटलिपुत्र के किनारे किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो पाटलिपुत्र के किनारे बाबू बहुत सारा किसका उत्पादन होता था, तो फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था पटना के किनारे, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे, तो ये बाबू सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। तो यहां पे हम आपको बता दिए कि जो गुरु गोविंद सिंह थे बाबू ये किस धर्म के गुरु थे बाबू, तो ये सिख धर्म के गुरु थे। कौन थे, तो ये सिख धर्म के गुरु थे। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है बाबू, तो गुरु नानक देव हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 63 नंबर कि सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है बाबू, कि सत्य की जीत होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि सत्यमेव जयते बाबू किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसकी जीत नहीं होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि किसकी जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत नहीं होती है बाबू, तो आपको याद रखना है जो असत्य होता है यानी जो झूठ होता है इसकी कभी भी जीत नहीं होती है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और किसकी जीत होती है बाबू, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र है बाबू ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है बाबू इस किस दिशा में गंगा बहती है, यानी पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा बहती है, तो आपको याद रखना है उत्तर दिशा के। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत महिमा पाठ है बाबू इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है, ये आपको याद रखना है। तो ये बाबू पाठ क्या देता है, तो ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए तप क्या है, यानी यहां पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए बाबू सबसे बड़ी तपस्या क्या है, अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। यहां पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो स्वामी दयानंद के द्वारा बाबू आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875
1970 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो स्वामी दयानंद थे ये आर्य समाज की स्थापना कहां पे किए थे, तो आपको याद रखना है मुंबई में किए थे। कहां पे किए थे, तो मुंबई में किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो जो स्वामी दयानंद का बाबू परिवार थे ये किस भगवान के उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो राष्ट्र है यानी जो देश है उनके बीच में द्वेष यानी लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रों के बीच बाबू द्वेष का कारण क्या है, तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, यानी एक दूसरा देश क्या होगा वो आगे निकलेगा, वो तरक्की करेगा, तो एक देश क्या करेगा उसको देख के जलेगा, यानी यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो करमवीर कथा पाठ है इसमें किसकी कथा है, ये आपको बताना है। तो किसकी कथा है बाबू, तो राम परवेश राम की कथा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राम परवेश राम थे ये कहां पे नौकरी करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो राम परवेश राम थे बाबू ये कहां पे नौकरी करते थे, तो ये केंद्र प्रशासन में नौकरी करते थे। कहां पे करते थे बाबू, तो ये केंद्र प्रशासन में नौकरी करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की शांति किससे स्थापित होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो शांति है ये किससे स्थापित होती है, ये आपको बताना है। तो बाबू शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से। अगर हम एक दूसरे को परोपकार करेंगे, सहायता करेंगे, उपकार करेंगे, तो इससे क्या होगा बाबू, शांति स्थापित होगा। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। अब यहां पे आपको बताना है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कौन लोग भाग गए बाबू, तो जो धूर्त लोग थे ये आग को देखकर भाग गए, और जो सच में आलसी थे वो क्या रह गए, वहीं पे सोए रह गए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वेद रूपी शास्त्र है बाबू ये क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र क्या है बाबू, नित्य है। क्या है, नित्य है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रियांशु, अभिषेक, प्रियाकांड, मानसी बहुत ही बढ़िया, सनातन भाई बहुत ही बढ़िया, रोहित भाई बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बिरबल भाई, रवि रंजन बहुत ही बढ़िया, माँ का लाडला सोनू भाई, रागिनी तिवारी, दिनेश भाई बहुत ही बढ़िया, साहिल भारद्वाज, पुष्पांजलि बहुत ही बढ़िया, चलिए भाटिया भाई बहुत ही बढ़िया, सानिया बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखिए प्रिया बहुत ही बढ़िया, ऋषु भाई बहुत ही बढ़िया, दिलीप, चंद्रशेखर, रागिनी, सुजीत, सौरभ, श्याम भाई बहुत ही बढ़िया, अमित, यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बाबू 21 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 21 फरवरी 2023 के लिए ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 तारीख को आपका यहाँ पे संस्कृत का यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका परीक्षा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि चरक और सुश्रित किस, यहाँ पे आपको बताना है कि चरक और सुश्रित किस शास्त्र के प्रवर्तक यहाँ पे परिवर्तन किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो चरक थे और जो सुश्रित थे ये किस शास्त्र का परिवर्तन किया, ये आपको बताना है। तो ये आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो चरक हैं, चरक का संबंध बाबू किस देश से ही, ये क्वेश्चन आता है। तो चरक का संबंध किस देश से है, तो अपने देश भारत से चरक का संबंध है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर का, यहाँ पे इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रमुख काव्य ग्रंथ है। तो काव्य मीमांसा के लेखक बाबू कौन है, तो राजशेखर है, इन्हें आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो चारों आलसी जब आलसशाला में आग लग गया था तो ये लोग सोए हुए थे, तो चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया बाबू, तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कौन इसे केस पकड़ के, आलसी पुरुषों को कौन केस पकड़ के बाहर निकला था बाबू, निकाला था तो एक नियोगी पुरुष ने निकाला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो नदियां हैं ये समुद्र में कैसे मिल जाती हैं बाबू, तो नाम रूप छोड़कर क्या करती हैं, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी जगह, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है बाबू, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है बाबू। तो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पंडित क्षमा राव है, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 81 नंबर की, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि जो भगवान राम है ये मंदाकिनी नदी की शोभा को किसको दिखा रहे हैं बाबू? तो ये सीता जी को दिखा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो कालिदास हैं इन्होंने किस नदी का वर्णन किया है? तो इन्होंने भी यहां पे मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 83 नंबर की, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो बूढ़ा बाघ था इसके हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था बाबू? सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बूढ़ा बाघ था ये कहां पे बैठा था? तो बूढ़ा बाघ बाबू कहां पे बैठा था? तो ये तालाब के किनारे बैठा हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तो जो राम जी थे ये राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहां पे पहुंचते हैं बाबू? तो चित्रकूट में पहुंचते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 85 नंबर की, दानवीर कौन था? तो बाबू दानवीर कौन थे? तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है कि जो ईर्ष्या है और जो असहिष्णुता है ये किसको उत्पन्न करता है? तो ये अशांति को उत्पन्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो स्वार्थ है ये किसको उत्पन्न करता है? तो जो स्वार्थ है ये भी अशांति को उत्पन्न करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है कि जो चरित्र है इसका निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण किससे होता है बाबू? संस्कारों से होता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 है, इसे आपको याद रखना है। और 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के अनुसार कौन सी वस्तु त्यागजनक है? यहां पे आपको बताना है कि नीति श्लोक पाठ के अनुसार कौन सी इसमें से जो वस्तु है उसको त्याग देना चाहिए, यानी त्यागने के योग्य कौन सी यहां पे वस्तु है? तो यहां पे काम है, क्रोध है और यहां पे लोभ है, ये तीनों क्या है? त्यागने वाली यहां पे वस्तु है, इसे आपको याद रखना है। उपयुक्त यहां पे सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? अब यहां पे आपको बताना है कि जो बाबू पाटलिपुत्र है ये किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये किस प्रांत की राजधानी है? तो ये बिहार प्रांत की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाटलिपुत्र है इसका नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है बाबू? पटना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अब यहां पे आपको बताना है कि किसके शासनकाल में जो पाटलिपुत्र था इसकी जो रक्षा व्यवस्था थी ये उत्कृष्ट थी, यानी सबसे अच्छा था बाबू। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सबसे अधिक अच्छा था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है बाबू कि रूप की रक्षा किससे होती है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो रूप की रक्षा है ये किससे होता है बाबू? तो रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। किससे होती है बाबू? तो मिर्जा से होती है। रूप की रक्षा अगर क्वेश्चन आ जाए कि रूप की रक्षा किससे होती है तो मिर्जा से होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो सत्य का मुंह है बाबू ये किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है बाबू ये हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? तो ये हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे भी आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है कि जो दामोदर गुप्त हैं उन्होंने कौन सी यहां पे रचना उन्होंने लिखा है। तो यहां पे देखिए दामोदर गुप्त की इसमें से रचना कौन सी है? तो कुट्टी नीतम है, इसे आपको याद रखना है। कौन है? तो कुट्टी नीतम है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो जो मुद्रा राक्षस है बाबू इसको विशाखा दत्त ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र है बाबू ये पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पटना का इतिहास है बाबू ये कितना वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो जो पटना का इतिहास है बाबू ये 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गंगा देवी का समय क्या है। तो गंगा देवी का बाबू समय क्या है, तो 14वीं सदी क्या है गंगा देवी का समय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 97 नंबर की कड़स्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कड़स्य दान वीरता पाठ है ये किस ग्रंथ से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। तो ये कर्णभार से संकलित है। किससे संकलित है बाबू, ये तो कर्णभार से संकलित है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्णभार किसने लिखा है, यानी जो कड़स्य दान वीरता पाठ है इसको किसने लिखा है बाबू, तो इसको किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर बताइए कि जो कर्ण यहाँ पे धनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कड़स्य दान वीरता है इसको किसने लिखा था बाबू, तो भाष्य ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्यभट्टिनम किसकी रचना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आर्यभट्टिनम पुस्तक है ये किसकी रचना है बाबू, तो आर्यभट्ट की रचना है, इसे आपको याद रखना है। आर्यभट्ट ने ही खुद यहाँ पे आर्यभट्टियम लिखा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो शास्त्र होता है ये मानव को किसका बोध कराता है, तो मानव का किसका बोध कराता है बाबू, तो ये कर्तव्य का बोध कराता है। जो शास्त्र होता है ये कर्तव्य का बोध कराता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विनय को कौन मारता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो विनय है इसको कौन मारता है, ये आपको बताना है। तो बाबू विनय को कौन मारता है, तो यहाँ पे देखिए विनय किसको मारता है बाबू, तो ये आकृति को मारता है। क्या करते हैं यहाँ पे, ये आकृति को मारता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और एक बात आप लोग बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ वाला आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल पीडीएफ वाला सेक्शन बदल चुका है। हम आपके आसानी के लिए यहाँ पे हम आपसे वादा किए थे कि 31 दिसंबर से पहले हम आपको सभी पीडीएफ आपको दे देंगे। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अभी आप लोग पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप लोग सुन लीजिए, वायरल क्वेश्चन बाबू अब आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है। वायरल क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा, वायरल क्वेश्चन में वैसे वैसे क्वेश्चन पढ़ाते जिससे आपका सीधे फाइनल बोर्ड परीक्षा से एकदम संबंध होता है। और यही